बच्चों वेलकम टू जीएसए क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज की क्लास में हम सब वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। पहले भी वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। दो वीडियो जो बनाए हैं उसमें वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही बात की गई है और वो वीडियो जो है ना अधूरा है। एक वीडियो जो है 1 घंटा कुछ मिनट का है और दूसरा जो वीडियो है वो आपका 27-28 मिनट का है। और दरअसल जो है ना स्टोरेज फुल होने की वजह से अपने आप ऑटोमेटिक कट गया जब रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे थे। नहीं तो वो भी 1.5 घंटा का था, पूरा समझा वगैरह दिए थे। और अब जो है ना आज की क्लास में जो परिमेय संख्या को देख रहे थे उसमें हमें याद है कि लास्ट जो है जो सेकेंड पार्ट जो था वास्तविक संख्या या नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा लास्ट जो है परिमेय संख्या का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या को फिर से शुरुआत करते हैं। वही परिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। देखिए परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के प्रकार वगैरह देखा जा रहा है। परिमेय संख्याएं के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक नंबर बात किए थे प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या की बात किए थे। और जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या का जो अंग्रेजी होता है बच्चा, प्राकृत संख्या का अंग्रेजी जो होता है नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है और इसको कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं और इसके अंतर्गत गिनती की सभी संख्याएं आती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बाबू इसका जवाब होगा कि गिनती की संख्याएं को जो होती है वो सब प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 ... इंफिनिटी, ये सारा समझा वगैरह दिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। पार्ट 2 जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, इन चीजों को समझा दिया गया है। उसके बाद बाबू बताए थे पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या को किससे व्यक्त किया जाए? पूर्ण संख्या को होल नंबर कही जाती है, होल नंबर कही जाती है। होल नंबर जो होता है, होल नंबर को W से व्यक्त किया जाता है और इसमें शून्य आ जाता है। 0 0 1 1 2 3 4 5 ये सब जो होता है ना, ये आ जाता है पूर्ण संख्या के अंतर्गत। वही बात किया जाता है पूर्णांक संख्या की। तो जो बच्चा पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या को ना, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कही जाती है। और जो इंटीजर नंबर है बाबू, इस इंटीजर नंबर में अगर बात किया जाता है तो इंटीजर नंबर को जेड से या कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। आखिर जेड से क्यों व्यक्त किया जाता है? जेड जो है एक जर्मनी की एक शब्द है जेहलन, जेहलन। इस जेहलन का मतलब होता है गिनना, यानी गिनती होता है। इस कारण से इस गिनती को निरूपित किया गया, जो गिनती वगैरह पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा गया। और इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आता है, जैसे -इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, ये सारे आ जाएंगे इसमें। और बच्चा अगर बात किया जाए तो इसमें देख सकते हैं ये जो है ऋणात्मक है, तो इस कारण से पूर्णांकों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक हो जाता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। दूसरी की बात किया जाए तो हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन होता है बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। वही तीसरी की बात करें तो हो जाता है शून्य पूर्णांक। कौन होता है? शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे बात करें पूर्णांक संख्या की, पूर्णांक का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर होता है। इसको जेड या कैपिटल जेड या आई से व्यक्त किया जाता है। और बच्चा इसके अंतर्गत जो होता है ना, -इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये इंफिनिटी आता है। और इसमें
जो बात किया जाता है इसमें ये धनात्मक मान होता है तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, शून्य होता है शून्य पूर्णांक हो जाता है, और ऋणात्मक वैल्यू को ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत रखी जाती है। अगर बात किया जाए क्रमागत प्राकृत संख्या की बात करें, क्रमागत पूर्ण संख्या की बात करें, क्रमागत लगातार पूर्णांक संख्या की बात करें, तो अगर इसमें से अगर एक को x मान लिया जाए तो आप देख सकते हैं सब में प्रत्येक में एक वृद्धि हो रही है, एक वृद्धि हो रही है। क्यों ना वो प्राकृत संख्या हो, क्यों ना वो पूर्ण संख्या हो, क्यों ना वो पूर्णांक संख्या हो, तो इन सभी संख्याओं को लगातार जो वृद्धि होती है उसको व्यक्त किया जाता है। लगातार प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं को x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 जो है ना इंफिनिटिव से व्यक्त किया जाता है, या x प्लस ऐसे बोल सकते हैं x प्लस n से इसको निरूपित किया जाता है। तो ये सब हो जाएगा किसके अंतर्गत, ये आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा और पूर्णांक संख्या होगा। अगले बात करते हैं, अगले इसके श्रेणी में जो आता है वो कौन कौन आता है। अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 में ही केवल प्राकृत संख्या ही देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्राकृत संख्या ले लिया, प्राकृत संख्या को ले लेते हैं। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले लिए। अब इसमें से आइएगा तो जैसे हम सम संख्या को देखना चाहते हैं, हम सब सम संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चा सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो सम संख्या कहलाती है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। बाबू कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि सब प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्राकृत संख्या है। और यही प्राकृत संख्या जो होती है सम संख्या या विषम संख्या ये सब कहलाती है, बशर्ते इसमें शर्त ये होता है कि अगर आप इन संख्याओं को उठाते हैं, जैसे 7 को हमने उठाया और 2 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ जो होगा यहाँ पे 6 बार में जाएगा, घटेगा तो 1 आएगा। वही इसमें से 8 लेते हैं और 8 को लेकर 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमको मिलता कितना, 4 मिलता, और ये 8 हो जाता, ये 0 होता। तो यहाँ जो है शेषफल जो है बच्चा, जो शेषफल है, शेषफल यहाँ पे कितना है, 0 है, और यहाँ शेषफल कितना है, 1 है। तो ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है। तो अब बात की जाती है कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसको 2 से विभाजित करने पर, अगर बच्चा उसको 2 से विभाजित कर दिया जाए, किससे, 2 से, अगर 2 से विभाजित कर दिया जाए और विभाजित करने पर उसका शेषफल जो है 0 आ जाता है। अगर शेषफल 0 आता है 2 से विभाजित करने पर, तो ये जो संख्याएं होती है ये संख्या सम संख्या के श्रेणी में आती है, और वही 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, तो ये जो होता है विषम संख्या के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है, विषम संख्या के श्रेणी में आता है। तो ये सब बात है बच्चा। तो ये सम संख्या और विषम संख्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों को परिभाषा आप देख सकते हैं। ये ओड नंबर होगा, इसको ओड नंबर कही जाती है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसके श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ऐसे 0 भी जो होता है ना सम संख्या की श्रेणी में आता है, 0 2 फिर से 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब सम संख्या के रूप में आएगा। वही यहाँ पे बात करें विषम का, तो 1 3 5 7 9 11 13 ये जो होगा, फिर से 15 फिर 17 ये सब जो होगा ना विषम संख्या होगा बच्चा। ये क्या होगा, विषम संख्या। झुंझुन सा पॉइंट है, मैं कुछ नहीं है महाराज, इसको अच्छा से पढ़िएगा तो इसमें कुछ भी। अब देखिएगा सम संख्या को देखिएगा तो इसमें जो है ना बाबू लगातार 2 की वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार इसमें कितने की वृद्धि है, 2 की वृद्धि है। तो पहले को अगर हम x बोल दे तो दूसरे के लिए क्या होगा, लगातार के लिए x प्लस 2,
x+4, फिर x+6, फिर x+8, ये ऐसे नहीं आएगा, मतलब इसमें दो दो की वृद्धि होती है। वही फिर विषम की बात करेंगे तो वही स्थिति विषम के साथ भी है। अगर पहले को x माने तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6। आप सोच रहे हैं कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए लगातार के लिए यही होगा? जी यही होगा। क्यों यही होगा? क्योंकि बच्चा दोनों में देखोगे तो दोनों में जो है ना मात्र दो दो की वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें इधर सब में 2 बढ़ा है। या सम हो या विषम हो, इसके लगातार की जब बात होती है तो लगातार को x, x+2, x+4, x+6, x+8 ये लगातार संख्याएं विषम संख्या के श्रेणी में आते हैं, सम हो या विषम संख्या। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है वो है बच्चा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको देखते हैं। चलिए तो ये अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या हो जाएगा भाज्य संख्याएं। और दूसरी अगर बात करें इसके अलावा 6 नंबर एक साथ ही लेते हैं, अभाज्य संख्या। एक हो गया भाज्य संख्या और दूसरा जो बच्चा है वो किसको ले लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका अभाज्य। फिर आ गया वही बात है भाज्य संख्या। दूसरी जो है वो कौन है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्या को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है यौगिक, यौगिक संख्याएं, या इसको अभाज्य को कहा जाता है रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं। इसका जो बाबू अंग्रेजी होता है प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। इसकी बात करें तो ये जो होता है प्राइम नंबर नहीं बल्कि ये जो होता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर होता है। ये कंपोजिट नंबर होता है बाबू, ये होता है कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं, आइए चीजों को समझते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को दिक्कत होती है कि सर भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आज के बाद इस तरह की समस्याएं नहीं होगी। क्या भाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है, आप एक नए अंदाज में नए तरीके से चीजों को समझिएगा। आइए एक नए अंदाज में नए तरीके से इस चीजों को समझते हैं। आज के बाद लाइफ में कभी भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर विवाद नहीं होगी। एकदम क्लियरली चीजों को जानिएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य। सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो बच्चा, जब भी भाज्य और अभाज्य की बात हो तो यहाँ पे गुणनखंड से रिलेटेड होता है और एक की बात ही नहीं होती है। भाज्य और अभाज्य की श्रेणी की अगर बात किया जाए, भाज्य और अभाज्य की बात किया जाए तो वहां एक की डिस्कस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका कारण हम आपको बताएंगे आगे। अभी चीजों को जानिए। जैसे इसका फैक्टर तोड़ते हैं, इसका फैक्टर 2 1 हो जाएगा, फिर इसका 3 गुणे 1 होगा, इसका 2 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर 1 गुणे 7 लिखिएगा, इसका फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। इसका जो फैक्टर होगा बच्चा वो कितना होगा? तो इसका फैक्टर जो होगा, इसका जो फैक्टर होगा 1 गुणे 3 गुणे 3 होगा। इसका फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 5 होगा। ये इसका फैक्टर है। अब आप इसको गौर से देखो बच्चा, इसको तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका फैक्टर 2 है, मतलब जिसका गुणनखंड 2 है। कौन कौन? जैसे यहाँ देख लो, इसको देख लो, फिर इसको देख लो, इसका 2 ही गुणनखंड है। इसको देख लो, इसका 2 ही गुणनखंड है। इसको 7 को देखो, इसका 2 ही गुणनखंड है। ठीक, मतलब वे सभी संख्याएं जिसका 2 फैक्टर है, जिसका 2 ही गुणनखंड है, वे सभी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड होता है, मात्र 2 होता है, उसको अभाज्य संख्या कही जाती है। और अभाज्य संख्या के श्रेणी में आ जाएगा आपका अभाज्य 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चा। 7 के अलावा और देखा जाए तो 11 हो जाएगा, 11 के अलावा देखा जाए तो 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ये सब जो होगा ना, ये अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएंगे, अभाज्य संख्या के श्रेणी में। और यहां देखा जाए तो अभाज्य संख्या के श्रेणी में ये आएंगे। साथ ही साथ दूसरा अभाज्य संख्या की परिभाषा देखा जाता है तो कहा जाता है वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का 2 डिफिनीशन हुआ। एक डिफिनीशन, वे सभी संख्याएं जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा, वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभक्त हो जाता है, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चा? तो उन सभी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इसके अलावा जो शेष बच गया उस सब भाज्य के श्रेणी में आ जाएंगे। अब भाज्य के श्रेणी में क्या? तो कहेंगे वे सभी संख्याएं जिसका गुणनखंड जो होती है 2 से अधिक होता है, 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक होता है। साथ ही साथ वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्या, एक स्वयं और अन्य संख्याओं से विभक्त होती है, विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? तो उन सभी संख्याओं को भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। इसके श्रेणी में आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर इसके अलावा 8 होगा, फिर इसके अलावा 9 होगा, 10 होगा, 10 के अलावा 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। ये सब जो होगा ये सब किसके श्रेणी में आएंगे बाबू? तो ये सभी जो आएंगे किसके श्रेणी में आएंगे? भाज्य संख्या के श्रेणी में आएंगे, भाज्य संख्या के श्रेणी में आएंगे। अब अगर बात किया जाए, अब कई बार एग्जाम में ये चीज पूछ दिए जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप देख के बता सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात आती है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कौन है? 4 है, 4 है। अब अगले पॉइंट की ओर समझते हैं, वो है सअभाज्य संख्या। कौन बच्चा? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या नंबर 7 देखते हैं एक बार चेक। यस, 7 अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। देखो बच्चा, सअभाज्य संख्या क्या होता है? कई तरह के कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और जो 10वीं क्लास के लिए तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट। और जानते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंटों को बहुत गलत इंफॉर्मेशन होता है, गलत इंफॉर्मेशन दे भी दिए जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये गलत इंफॉर्मेशन दे दिए जाते हैं इस आधार पे कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक साथ आता है तो वह सअभाज्य संख्या होता है। ऐसा नहीं है बच्चा, ये गलत बात है। आज हम आपको बताएंगे कि सअभाज्य संख्या रियली में क्या होता है। सअभाज्य संख्या वास्तव में सअभाज्य संख्याएं के डिफिनीशन क्या होंगे और सअभाज्य संख्या को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कि वो सअभाज्य संख्या है और वो सअभाज्य संख्या नहीं है। एक बात याद रखना बच्चा, लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जानते हैं
किसी के सुने सुनाए पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सुने सुनाए पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको अपनी आंखों से ना दिखे उस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को यदि आप अपनी आंखों से देखते हैं तभी उस पर विश्वास कीजिए, अन्यथा कोई सुना सुनाए बात कोई आपके कान में आकर भर रहा है कि फलाना ऐसा है, चिलाना वैसा है, ढेकाना वैसा है, तो इस बात पर आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, सुने सुनाए पर विश्वास नहीं करना है। जब तक हकीकत आप अपने आंखों से ना देखें तब तक इस मस्तिष्क में उस विश्वास को ना भरे। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए सअभाज्य संख्या की बात करते हैं। देखो बच्चा, जो सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या की यदि बात किया जाए तो सअभाज्य संख्याएं एक संख्याओं का समूह में आता है। संख्याओं का समूह होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ये जो होता है ये एक संख्याओं का समूह में आता है, संख्याओं के समूह में हो जाता है। और जब ये संख्याओं के समूह में आता है ना बच्चा, तो संख्याओं के समूह में जब इसकी बात होती है तो संख्याओं के समूह में कहता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं हो, एक ग्रुप में हो और इन संख्याओं का एचसीएफ, अगर एचसीएफ यानी जाना के जिसको आप कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान 1 हो जाए, इन सभी संख्याओं का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है मस या एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जिसको आप मस भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, यदि ये जो होता है इसका मान 1 आ जाता है तो यही समूह जो होता है या जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या कहलाता है? तो ये ग्रुप सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अब देखिए कुछ उदाहरण है। तो क्या बच्चा ये बात क्लियर हुआ कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर होना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए, श्योर ही इसका क्लियर कीजिए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका मस या एचसीएफ 1 होती है, उन संख्याओं के समूह को सअभाज्य संख्या के श्रेणी में रखी जाती है। अब बात करते हैं, जैसे निकालते हैं, चीजों को जानते हैं और आप खुद बता सकते हैं कि इसमें से कौन सअभाज्य संख्या है और अन्यथा कौन सअभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सअभाज्य संख्या है और कौन सअभाज्य संख्या नहीं है। यहां पे कुछ उदाहरण है, जैसे 18 और हमने 25 ले लिया। फिर दूसरा जो है यहां पे ले लिया हमने 17 और 10 ले लिया, ठीक। फिर इसके अलावा एक ले लिए 15 और दूसरा जो ले लिए 12 ले लिए, ठीक। फिर इसके अलावा नंबर 4 जो है ये उदाहरण के तौर पे हमने ले लेता है, लिए कितने 6 ले लेते हैं, ये 19 लेते हैं, फिर ये जो होगा 18 लेते हैं। फिर एक और लेते हैं जहां पे बात करेंगे सअभाज्य संख्या के लिए। यहां पे हो जाता है 8, 10, 15, फिर इसके अलावा 21। अब बताना है इसमें से इन ग्रुपों में से कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आइए सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। अब अच्छा पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बाबू वो है 18 और कितनी 25। 18 और 25 का अभाज्य निकालना है तो पहले 18 जो है 18 का फैक्टर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये किसका फैक्टर होगा 18 का। 3 के 9 9 18 18 कम 18। फिर वही 25 के लीजिएगा तो 1 गुने 5 गुने 5, ये 25 25 से कम 25।
अब इसका HCF निकालिएगा बच्चा, इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF तुम देख सकते हो कि HCF के तौर पे क्या है। HCF निकालोगे तो HCF बच्चा उसे कहते हैं जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है वही HCF होता है। तो इन दोनों में क्या क्या मैचिंग कर रहा है, तो दोनों में एक मैचिंग कर रहा है और कुछ भी मैचिंग नहीं कर रहा है। अब हमें बताइए क्या ये सहभाज्य संख्या है, यस या नो, हमें बताइए सहभाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इन संख्याओं का जो है बच्चा, इन संख्याओं का HCF जो है वो कितना आया, 1 आया। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये सहभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ पे है 17 और 10, 17 और 10 है, इसका 17 का फैक्टर 1 गुने 17 और यहाँ पे 10 का 1 गुने 2 गुने 5 होगा। दोनों का HCF जो होगा, सो HCF जो आया वो कितना आया, 1 आया। जब HCF 1 आया तो ये भी सहभाज्य संख्या है। वही 3 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, यानी 15 और 12 इसका फैक्टर निकालते हैं। 15 का लिए देखा जाए तो 1 गुने 2 गुने, सॉरी 2 नहीं होगा, 3 गुने 5 होगा। वही 12 की बात करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर एक और 2 होगा इंटू 3, ये इसका फैक्टर होगा, ठीक। और इसका फैक्टर की बात, फिर इसका HCF निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 1 दोनों में मैचिंग कर ही रहा है। फिर इसके अलावा दोनों में 3 भी मैचिंग कर रहा है, तो इसका जो HCF होगा 3 होगा। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? तो बच्चा आप कहिएगा नहीं सर सहभाज्य संख्या नहीं है, कैसे हो सकता है? सहभाज्य संख्या वही होता है जिसका मसा यानी HCF जो होता है 1 होता है। फिर वही देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, 4 नंबर जो है 6, 19 और जो है 18, फिर इसका फैक्टर निकालोगे तो यहाँ जो होगा बच्चा क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3, 19 का निकालोगे 1 गुने 19, 18 को निकालोगे 1 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबका HCF कितना आ रहा है, सब में कॉमन क्या हो रही है, तो सब में कॉमन हो रहा है जो है वो कॉमन क्या हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो होगा इसका HCF 1 आ रही है, और जब HCF बच्चा 1 आया तो ये सहभाज्य संख्या है। उसी तरह से ये आपको निकालना है कि ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर है तो कमेंट कीजिएगा, है तो है कैसे, अगर है नहीं है तो क्यों नहीं है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। निश्चित ही आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और सहभाज्य संख्या आपको निकालने आया कि नहीं आया। चलो बच्चा आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हुआ संख्याओं के बारे में, जहां आपने जाना शुरुआती किया जाए तो संख्या पत्ती अंक, फिर से अंकों का प्रकार होगा, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, समिक संख्याएं, और यहाँ पे काल्पनिक संख्या के बारे में, समिक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में बहुत डीपली जाने। फिर वास्तविक संख्या के प्रकार वगैरह देखे तो जिसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से संबंधित आपने 11 पॉइंट को देखा। फिर इसके बाद परिमेय संख्या से बात किया जाए तो जो परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं में बच्चा उसके प्रकार वगैरह देखे, पूरे टाइप वगैरह डिवाइडेड करके फिर आपने शुरुआत किया प्राकृत संख्या से, पूर्ण संख्या से, पूर्णांक संख्या से, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। फिर आपने देखा, क्या देखा, तो फिर आपने चीजों को समझा कि संख्याओं के श्रेणी में ही आपको मिल गया सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और आज की क्लास में हम सब यहां तक जान गए। फिर अगले पॉइंट 2 और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि आप बताइए कि इन परिमेय संख्याओं में जो भी कोई भिन्न वगैरह दे दी जाती है तो उन परिमेय संख्याओं में कौन सा भिन्न या कौन सा परिमेय संख्याएं जो है
वो शांत है और कौन से अशांत है। तो अगला पॉइंट, अगला कदम हम सबका होगा शांत और अशांत की ओर। देखेंगे कौन सी संख्याएं शांत की श्रेणी में आएंगे और कौन सी संख्याएं जो होंगी अशांत की श्रेणी में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं कौन से शांत होंगे और कौन अशांत होगा। देखेंगे आज के बाद आपको कोई भी शांत और अशांत में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले समझेंगे शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, शांत की क्या परिभाषाएं हैं, अशांत की क्या परिभाषाएं हैं, भिन्न प्रमेय, चीजों को समझेंगे। एक बार में चीजों को, सारा चीज को याद करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ बच्चा, आओ बाबू, यहां पे देखते हैं शांत के बारे में। शांत शांत शांत, शांत तथा अशांत, अशांत, शांत तथा अशांत, ये इसका अंग्रेजी होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग। आइए देखो बाबू, स्टार्ट करते हैं। जो भिन्न होते हैं, भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर का रूप का होता है, अंश बटे हर का रूप का होता है। और यही भिन्न जो होता है इसी को परिमेय संख्या के श्रेणी में रखी जाती है। जो भिन्न होता है वो भिन्न अंश बटे हर के रूप का होता है और यही रूप जो होता है परिमेय संख्या का रूप होता है, जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। और जहां पे नीचे जो हर की बात होती है, हर का मान कदापि शून्य नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है यदि किसी भी भिन्न का हर का गुणनखंड जो होगा 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, तो ये भिन्न जो होता है ये भिन्न शांत कहलाता है। अन्यथा ऐसा ना हो तो ये अशांत कहलाता है। अन्यथा ऐसा ना हो तो ये क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। कोई भी भिन्न शांत तब कहलाता है जब उसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो ये जो भिन्न है ये भिन्न शांत कहलाता है। अन्यथा ये भिन्न जो होता है अशांत कहलाता है। तो क्लियर हो रही है, चीजों को समझ रहे होंगे तो क्लियर हो रही होगी, नहीं समझ रहे होंगे क्लियर नहीं होगी। आइए ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चा। इसी में समझते हैं कि कौन कौन सा भिन्न शांत हो सकता है, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, ये जानिए। देखो बच्चा, यहां पे अब चीजों को थोड़ा समझ लो। आइए सभी बच्चे आ जाओ, देखो जैसे उदाहरण तौर पे निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन शांत है और कौन अशांत है। जैसे 1/8, दूसरा हो जाएगा 1/10, 1/10, तीसरा हो जाएगा, तीसरा जो होगा तीसरा उदाहरण में हो जाएगा 1/125,
चौथा में उदाहरण में जो होगा 1/75। पांचवें जो होगा उदाहरण वो होगा इसको ले लिया जाए 3/3 जो होगा 48। ठीक, फिर इसके अलावा 5 नंबर जैसे 343 आप बटे में 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 5 के 7 के पावर 3। अब ये इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन शांत होंगे और कौन अशांत होंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, चीजों को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी चीज कंप्लीट हो जाएगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। आइए आ जाओ बाबू, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि ये ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको चेक कीजिएगा तो ये ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। पहले डिवाइड किया जाता है, देखा जाता है क्या ये अभाज्य की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब इसके बाद जो नीचे 8 है इसका फैक्टर तोड़िएगा तो इसका फैक्टर होगा 2 गुने 2 गुने 2 शो होगा 1/2 के पावर जो होगा 3 होगा। फिर वही देखिएगा इसमें आइएगा तो इसका फैक्टर निकलेगा 2 गुने 5। यहां देख सकते हैं आप कि 1/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। यहां पे आइएगा इसका फैक्टर तोड़िएगा 5 गुने 5 गुने 5, यानी आप पाइएगा कि यहाँ पे जो होगा 1/5 के पावर 3 होगा। यहाँ पे देखिएगा इसका फैक्टर तो 1/1 यहाँ पे 75 के बदले में होगा 1 गुने 25 75, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये होगा 5 गुने 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1/, हो जाएगा 1 गुने 3 की पावर जो होगा 1 होगा और 5 की पावर जो होगा 2 होगा। फिर यहाँ बात करोगे तो पहले डिवाइड करके देखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया 16 बार में, 16 3 48 होता है तो 1/, में 16। इसको काटोगे तो यहाँ मिलेगा कितना मिलेगा, 16 के बदले में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये होगा, यानी 1/2 के पावर जो होगा 4 होगा। वही इसका देखोगे तो ये कट जाएगा, क्यों होता है 7 का क्यों होता है तो 1/5 के पावर 7 गुने 2 के पावर जो है 5 है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन शांत है और कौन अशांत है। अगर हर का गुणनखंड जो बच्चा है इस रूप का है तो शांत है, अन्यथा इस रूप का नहीं है तो अशांत है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन शांत है कौन अशांत है। हमें केवल 2 है तो बच्चा ये जो है शांत है, ये क्या है शांत है, शांत है। वही इसको देखिएगा तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी शांत है, ये भी शांत है क्योंकि 5 के रूप में है। यहाँ ये भी शांत है क्योंकि ये शांत नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि भाई इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया। जब 3 आ गया तो ये शांत नहीं बल्कि ये क्या है अशांत है। यहाँ देखिए केवल 2 है तो ये शांत है। यहाँ देखोगे तो इसमें 2 और 5 दोनों हैं तो ये भी शांत है, इसमें शांत है। ठीक, ये शांत है। तो विश्वास करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। कैसे निकाल सकते हैं बिना लंबा विभाजन किए हुए, बिना भाग वगैरह लगाए हुए, आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो है भिन्न या परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। आप बता सकते हैं बिना लंबा विभाजन किए बिना। तो ये है शांत अशांत और संख्याओं को समझना। अब जो होता है कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जनरल कंपटीशन हो या आपका क्लास 10 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे जो चीज है उसमें से जैसे कहा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होंगी, क्या सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ये सारी बातें आएगी। तो आओ बच्चा समझते हैं, चीजों को जानते हैं कि क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
एक डायग्राम के सहायता से इस चीज को हम लोग याद कर लेंगे, जान लेंगे। आज अब अच्छा एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के सहायता से आप देखिए। एक डायग्राम है, ये इतना बड़ा सा, ये जो है डायग्राम, ये इसको हम कहते हैं संख्या। ये हो गया, हम संख्या का बना दिया, ठीक, एक डायग्राम। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि यहां पे एक चित्र ये बनाते हैं और एक चित्र जो है ये बनाते हैं और एक चित्र जो है ये बनाते हैं। अब देखिए ये जो है क्या कहता है, ये कहता है कि संख्या के श्रेणी में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, मतलब सब संख्या के श्रेणी में आएंगे। ये डायग्राम क्या कहता है, ये डायग्राम कहता है कि दोनों से मिलकर बना है, मतलब ये दोनों में अपना पांव जताया है। तो ये जो है इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। ये मान लीजिए कि ये वास्तविक संख्या का डायग्राम है, ये दोनों में मिल रहा है, तो ये किसका है, समीक संख्या का है, समीक संख्या का। ये डायग्राम से आप क्या बता सकते हैं कि ये काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर रहा है। इसके अंतर्गत उदाहरण z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा ऐसे हो जाएगा। यहाँ रूट काल्पनिक में आएगा, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर अच्छा माइनस बाहर रहेगा, लेकिन रूट के अंदर माइनस होनी चाहिए, ठीक। ये जो होगा काल्पनिक संख्या की बात होगी। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत दोनों आ जाएगा, परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी। एक ग्राफ इसको देखिए, ये इस ग्राफ को, और एक और छोटा सा बॉक्स बना दिया है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स है ये कुछ अलग है, मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको बता रहा है, ये परिमेय संख्या को बता रहा है, परिमेय संख्या को। इसमें आओगे परिमेय संख्या के अंतर्गत हम कुछ ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। देखिए, एक ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ये जो अंदर वाला है ना, इसको कहा गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंतर्गत आ गया उसके बाद होल नंबर, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आ गया इंटीजर नंबर, वो हो गया आपका पूर्ण संख्या, डब्ल्यू हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या। उसके बाद ये आ गया क्यू। क्यू किसको निरूपित करेगा, तो ये निरूपित करेगा किसको बच्चा, तो क्यू निरूपित करेगा परिमेय संख्या के। उसके बाद ये होगा कैपिटल आर, यानी किसको व्यक्त करेगा, आर जो होगा वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा। ये होगा आई आर, ये किसको निरूपित करेगा, तो ये अपरिमेय संख्या को निरूपित करेगा। ये हो गया जेड, ये किसको निरूपित करेगा, तो ये समीक संख्या को निरूपित करेगा। ये होगा आयोटा, ये जो है आयोटा, ये आयोटा किसको निरूपित करेगा, तो ये निरूपित करेगा किसको बच्चा, तो ये निरूपित करेगा काल्पनिक संख्या को। अब आइए यहां इसको याद करते हैं, चीजों को समझते हैं। ये थोड़ा डायग्राम जो है ना बहुत बेहतर है। अगर अंदर से बाहर जाते हैं, जैसे अब पूछा जाए कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होते हैं, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या का इतना बड़ा ग्राफ है, क्या उसमें अटेगा, नहीं अटेगा। लेकिन पूछा जाए कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगे, तो हाँ सभी परिमेय संख्या, ये चरखुट्टा वाला भाग, ये बड़ा वाला में तो अटा ही है। फिर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या ये क्या वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि इसके अंदर है। सभी वास्तविक संख्या क्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि वास्तविक संख्या इतना ही बड़ा है, छोटा में कैसे हट सकता है, नहीं हटेगा। तो ये चित्र बहुत अच्छा चीज बताता है, ये बताता है
कि जैसे ये नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, फिर से ये रेशियो नंबर, रेशनल नंबर हो गया, फिर ये हो गया वास्तविक संख्या होगा। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों ना आप आगे पीछे करके बोलिए, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा? जी हाँ होगा। क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या? जी होगा। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या? होगा। लेकिन इधर से जाइए और कहिए कि प्राकृत संख्या क्या वास्तविक संख्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूट होगा, प्लांट है, ढेर सारे आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये हुआ सटीक तरीके से संख्याओं को समझने का कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो ये है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं भाई नए वीडियो के साथ, जहां पे आपको जिक्र किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जिक्र होगी। तो अगले क्लास में मिलते हैं और चीजों को समझते हैं। सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक और शेयर जरूर कर दें। और क्या, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। अगले क्लास में मिलते हैं इसी संबंधित।